डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जे सीईओ ऐं रोटरी इंटरनेशनल क्लब डिस्ट्रिक्ट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला मेहरान टीवी ऑफिस जो दौरो कयो आहे। डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो सीईओ डॉक्टर फरहान ईसा मेहरान टीवी हेड ऑफिस हैदराबाद जो दौरो कयो आहे। डॉक्टर फरहान ईसा मेहरान टीवी जे मुख़्तलिफ़ सेक्शन्स ऐं स्टूडियोज़ जो दौरो कयो। डॉक्टर फरहान ईसा न्यूज़ सेक्शन में कम कंदड़ साफ़ियुनि सां मुलाक़ात करे ॼाण वरिती। मेहरान टीवी जे सरवान गुलाम नबी मुराई डॉक्टर फरहान ईसा ऐं ॿियनि महिमाननि खे सिंध जी सक़ाफ़त अजरक ऐं टोपी जा तोहफ़ा ॾिना। डॉक्टर फरहान ईसा मेहरान टीवी खे ख़ुसूसी इंटरव्यू पिणु ॾिनो जंहिंमें ईसा लेबॉरेटरी नेटवर्क ऐं समाजी कमनि बाबति आगाह कयो। नहीं, थैंक यू सो मच। और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद है और आपका टीवी चैनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स जो हम लोग देखते हैं, तो मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। और बेसिकली बात यह है सिलसिला कि 1987 में मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान आए और उन्होंने ये डिसाइड किया, मेरे वालिद साहब ने, प्रोफेसर डॉक्टर ईसा, के पाकिस्तान में डायग्नोस्टिक्स की बड़ी कमी है और डायग्नोस्टिक के बगैर इलाज नहीं हो सकता। तो उन्होंने लैब स्टार्ट करी और उनकी फील्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। उन्होंने कहा कि जरासीमों पे काम होना चाहिए। और आज आप देखिए कोविड की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, प्रॉब्लम आई हुई है, और इसमें भी ईसा लैब सबसे फर्स्ट लैब थी पाकिस्तान में जिसने कोविड टेस्टिंग स्टार्ट की और हम आज भी कर रहे हैं। और साथ साथ इसके कि हम एक लैब्स का जाल और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस में हाथ डालना चाहिए और हाथ बटाना चाहिए। और लोगों को जब तक कि एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होंगी तो पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, चाहे वो टेररिज्म के हों, चाहे वो गुमराह जो लोग हो जाते हैं, तो उसमें भी हाथ बटा रहे हैं। और आपको खुशी होगी सुन के कि हम एक्सपो सेंटर में जो आर्मी ने स्टार्ट किया फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में, जो पाकिस्तान का पहला सेंटर था, उसमें भी ईसा लैब शामिल थी उनके साथ। और उस वक्त से आज तक फ्री सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। मतलब आपके जगह आपके वालिद साहब ने एक बेहतरीन स्टेप लिया। उन्होंने सोचा कि डायग्नोस्टिशियंस के हवाले से मर्ज का पता नहीं चलेगा। ये हकीकत है, किसी को जब पेट में दर्द किस वजह से हो रहा है या ये मूजी मर्ज का किस हवाले से, तो यकीनन इस चीज़ से उन्हें मतलब आपके जो के हवाले से, मतलब खिदमत खल्क के हवाले से बेहतरीन आप अभी उस चीज़ को जारी करते रहे। लेकिन एक चीज़ आती है ना, कभी किसी के पास रोटी नहीं, खाना नहीं, वो हम चीज़ सब प्रोवाइड करते, लेकिन कभी एक इंसान जैसे आप एक कैदियों के हवाले से भी आप उन्हें रिलीफ देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बेहतरीन सहूलियात उनको मुहैया करते हैं। ये ख्याल कैसे आया आपके अंदर? ये थोड़ा हट के है ना, कभी किसी ने नहीं सोचा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो असल में ये ख्याल इस तरह से आया कि बेसिकली एक तरह से कभी हालात आपको ले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है एक ओवरसाइट कमेटी उनके हुक्म से ओम्बड्समैन ने बनाई, सिंध गवर्नमेंट ने बनाई, जो कि जेल्स की ओवरसाइट कमेटी थी। उसका मुझे हेड बना दिया, कन्वीनर ऑफ मलीर प्रिजन्स। और माशाल्लाह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे नहीं पता था कि मलीर जेल, लांडी जेल और बच्चा जेल में क्या फ़र्क है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला ये एक ही है। और बड़ी मुश्किल हालात में प्रिजनर्स थे वहाँ पे, जो मतलब सही एक उनकी एक तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें 2500 की कैपेसिटी में 6500 लोग थे, नंबर 1। तो ज़ाहिर ओवर क्राउडिंग थी। दूसरी चीज़ है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं वो तकरीबन 70% लोग वो लोग हैं जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं अभी ना, जिसकी वजह से वो अंदर हैं। ज़रूरी नहीं कि वो क्रिमिनल्स भी हों, मतलब जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाते। तो बड़ी परेशानियां थी। तो हमें बड़ा मौका मिला कि हम वहाँ पे जाके काम कर सकें। तो जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हुई, प्रिजनर्स को तो हमने रिलीज़ कराया ही, लेकिन आपको बताऊं मैं इस पर सिंध गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने इसको पब्लिसाइज नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। बट सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जिसमें जेल रिफॉर्म्स हुए और अब जेलों के नाम चेंज हो गए हैं और अब वो नाम हो गए प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी, यानी इस्लाह घर, जैसे अमेरिका में और दूसरे ममालिक में होता है। और अब यानी कि वो और बड़ा क्रिमिनल बनने की यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेंगी, अब वो इस्लाह घर बनेंगे कि वहाँ से जब लोग आए निकलें वहाँ से तो वो रोज़मर्रा की एक करामत शहरी के तौर पे रह सकें। अब उसकी वजह से तो लॉज 1899 में बने थे, सोचें आप, फिर 1901 में बने थे लॉज, और उसके बाद जाके 2019 में बने। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट हो गई। और ये मैं समझता हूँ ये ओवरसाइट कमेटी का जो फैसला था बहुत खुशाइन था और बहुत अच्छा था। फिर जाहिर है कि हमने वहाँ पे कुछ लोग थे जो 4 या 5 हज़ार रुपये की खातिर वो 6-6 महीने सर्व कर रहे थे, उनको हमने मुखैर हजरात को एक चैनल बना दिया जो वो कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहे हैं। और आपको बताऊँ कि जो 4-5 हज़ार के लिए जो लोग रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे,
एक और चैलेंज भी था कि जो लोग के पास इतने भी पैसे नहीं थे तो उनकी जो खवातीन है वो मतलब बेचारी गुमराह हो रही थी, वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रही थी सिर्फ घर चलाने के लिए। तो ये सिर्फ उनको रिलीज नहीं था, मतलब पूरी फैमिली को बचाने के लिए था। दूसरा वहाँ पे माशाल्लाह एक बाकायदा अब आर्टिस्ट बनाने के लिए पेंटिंग क्लासेस हो रही हैं, कंप्यूटर सेंटर बन गया है कि कंप्यूटर लिटरेट बनाया जाए कि वो जॉब्स कर सकें। वहाँ पे जो है सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है, मोबाइल फ़ोन रिपेयर्स, मोटरसाइकिल रिपेयर्स। तो यानी कि अब उनको अंदर रहते हुए काम सिखाया जा रहा है, वो काम कर भी रहे हैं बाहर के लोगों के लिए और कुछ पैसे भी कमा रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हुनर आ रहा है बल्कि वो अपनी जो है कोर्ट के पैसे देना, लॉयर्स के पैसे देना और या अपनी बेल करवाना, उसके लिए भी वो पैसे, अपने घर वालों को सपोर्ट करना, यानी अब वो घर में जेल में रह के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। सही, मतलब बहुत बेहतरीन एक स्टेप है। एक प्रिजनर माशरे में उसको सबसे बुरा कहा जाता है, उसके लिए आप इतना बड़ा कर रहे हैं और खासतौर पे अच्छा आप जो है रोटी के आप गवर्नर हैं, इस चीज़ पे आपको क्या, हर जगह हमने बहुत से प्लेटफॉर्म को बहुत वसी कर दिया है, इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए रोटरी जो है ना वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे दुनिया की पुरानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1905 में बनी थी अमेरिका में, और अब अमेरिका में नहीं रही, अब तो पूरी दुनिया में वो फैली हुई है। और हर साल रोटरी इंटरनेशनल के जो सदर हैं वो अलग अलग जगहों से होते हैं। तो जो इस साल के सदर हैं, एक साल के लिए आप प्रेसिडेंट बनते हैं, मैं भी एक साल के लिए गवर्नर हूँ। तो ये जो अभी के करंट प्रेसिडेंट है वो जर्मनी से उनका ताल्लुक है, तो हर दफ़ा ही रोटेट होता रहता है। लेकिन इसका काम मकसद ये होता है कि लोगों की फलाह बहबूद का काम करना और दोस्ती के साथ, ताल्लुकात के साथ। तो ये बड़ा यूनिक फैक्टर है इसका। मैं आपको बात बताऊं, जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो 60% से ज़्यादा लोग जो थे उसमें रोटेरियंस थे। इसके 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं जिस पे बड़ी ग्रांट्स भी मिलती हैं, पैसे भी रोटरी के अपने ही पैसे होते हैं जो वो दिए जाते हैं। उसमें वाटर एंड सैनिटेशन है, यानी पानी और इसकी बारे में, इन्वायरमेंट है, लिटरेसी है, एजुकेशन यानी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, सच्चा बच्चा जो कि बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ की बीमारियां कैसे फैलने से बचाया जाए, इन्फेक्शियस डिजीज़, ये कोविड भी उसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद इकनॉमिक एम्पावरमेंट कि कैसे लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सके, लोग बिजनेस में आए और कैसे अपने फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रोटरी एक प्लेटफॉर्म है अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। तो ये तो, और इसके बाद साथ साथ पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा इमेज बनाना। असल में तो आप देखें ना, पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ख्याल करने वाले लोग हैं, डिसेंट हैं और वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज। और जिस तरह आप प्रोग्राम कर रही हैं, फौजिया बैठी हैं, लेडीज़ भी हमारे यहाँ प्रोफेशनली उसी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनके सामने बड़ा गलत इंप्रेशन है पाकिस्तान के बारे में, और वो समझते हैं कि बिल्कुल ही जैसे मतलब समझे अफगानिस्तान या बिल्कुल मतलब किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बेहतर होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन तो और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इमेज भी हो, हमारी टूरिस्ट प्लेसेस का जगह का हो, हमारी जो इंडस्ट्रीज काम करती हैं उसका अच्छा इमेज हो, जो टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इससे पाकिस्तान का इमेज बढ़ाने के लिए हम समझते हैं रोटरी एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह आप बेहतरीन जैसे खिदमत खल्क के हवाले से बहुत ओवर यूज जो आप कर रहे हैं, रोटरी क्लब का भी हवाले से बहुत मेन किरदार है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और भी जो फैसिलिटी ज़रूरत होती है इंसान जान को देने के लिए, वो भी आप बेहतर तरीके से, अल्लाह आपको और इसी तरह से कामयाब करे। पर आपका जो ये टर्न हुआ है स्पोर्ट्स की तरफ, वो भी माशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस में देखा, जैसे सॉफ्टबॉल फेडरेशन भी आप रहे हो और एडवाइजर ऑफ टेबल टेनिस, इसी हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ये इस तरफ का आपका टर्न कैसे हुआ? नहीं, थैंक यू सो मच। आपने पहला ऐसा प्रोग्राम है जो ये जब चीज़ें डिस्कस कर रहा है, हर चीज़ के पीछे एक इंसाइट है। तो वो बेसिकली स्पोर्ट्स के में हम इस तरह से आए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों को प्रोग्रेस करने के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चीज़ है कि इंसान अगर किसी से हार जाए तो वो उसको मुबारकबाद दे और फिर मेहनत करे कि मैं उससे बेहतर हो जाऊं। ये स्पिरिट हमारे यहाँ लैकिंग है। हमारी क्या है कि कोई बेहतर हो रहा है तो उसको गिरा के ऊपर चढ़ जाओ। तो बेसिकली मकसद ये था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो। दूसरा ये था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है, लेकिन उनके पास आउटलेट नहीं है। तो खेल में क्या होता है कि एक तो फिजिकल फिटनेस के अलावा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अलावा
आपको नेटवर्किंग आती है, लोगों के साथ टीम वर्क करना। अगर आप सही। क्रिकेट खेल रहे हैं तो 11 प्लेयर्स की टीम है, अब आपको कोई पसंद है नहीं पसंद है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका टारगेट एक है, टारगेट सबको मिलके काम करना है, एक दूसरे को टॉलरेट करना है, अचीवमेंट लाना तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सीखनी बड़ी ज़रूरी हैं। और सेकेंडली मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी देन अगेन इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकती है। आपको पता है कि इंटरनेशनली आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप करेंगे, हम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे, सही। क्योंकि ये देखें जब बंदा जब स्पोर्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट हो रहा है सही। तो क्या होता है एकदम से पैशन हो जाता है क्रिकेट सही। का। जब ग्राउंड हैं वो रिपेयर होते हैं तो काम मिलता है लोगों को, सही। सीट्स रिपेयर Jobs। होती हैं काम मिलता है, टिकट्स बिकते हैं उसका काम मिलता है, एडवर्टिजमेंट्स होती हैं, पब्लिसिटी होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, फिर लोग बैट बॉल्स रैकेट सब खरीदना शुरू करते हैं, बेरोजगारी टी शर्ट्स बिकती हैं, पूरी इंडस्ट्री मूव करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। फिर क्या होता है कि आपका ये टेलीकास्ट होता है बाहर, तो आपकी कंट्री का एक सेफ मैसेज जाता है कि कंट्री सेफ है फॉर स्पोर्ट्स फॉर फन। तो फिर लोग घूमने के लिए भी आते हैं, फिर लोग टूरिज्म के लिए भी आ सकते हैं। अच्छा, जब लोग देखने के लिए आते हैं क्रिकेट फॉर एग्जांपल तो होटल्स में ठहरेंगे, होटल इंडस्ट्री चलेगी, फिर ज़ाहिर वो क्रिकेट और होटल में तो नहीं ठहरेंगे, उसके साथ साथ वो शॉपिंग भी करेंगे, वो जगहें भी जाएंगे। तो हर एक को तो बेसिकली तभी वजूहात हैं कि हम स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं। और फिर आखिर में हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इंटरनेशनली जाएं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें एज एम्बेसडर्स और एक क्रिएट करें गुड इमेज, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में वो हर पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनली जो है वो मतलब टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में जो आएगा। मैं समझता हूँ अगर अभी सही तरह से मैनेज हो जाए तो 10-15 साल के लिए लोग पाकिस्तान की नेशनैलिटी के लिए मर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन। जैसे आप जैसे लोग जैसे इस तरह सोचेंगे, जैसे अब फरहान ईसा साहब सोच रहे हैं कि भाई ये तरीके जो है ना, अब एक स्पोर्ट से कितना फ़ायदा हो रहा है, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, हमारे पाकिस्तान की करेंसी बढ़ रही है, इकोनॉमिकल वैसे है मजीद माशाल्लाह। इस तरह अगर सबकी सोच होगी तो यकीनन हमारे पाकिस्तान के वीज़ा के लिए सब तरसेंगे। अच्छा, मज़ीद आप क्या करना चाहते हैं इस हवाले से, अपने क्या ख्वाहिश है, कोई या कहते हैं कि ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई या मेरे कोई ख्वाब है, अभी कोई क्या ख्वाब है आपके? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक जब मैं यंगर था, आपकी उम्र का होऊंगा, तो उस वक्त मेरा ख्वाब तो ये था कि मैं खुद कुछ बन जाऊँ, यू नो, और मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। और लेकिन फिर मैंने विद टाइम जब मेच्योरिटी आती है और मेरे वालिदैन की ट्रेनिंग से ये अंदाज़ा हुआ कि खुशी जब आती है जब आप अकेले खुश नहीं हो सकते, आप जब भी खुश हो सकते हैं जब आपके आसपास जो लोग हैं वो भी खुश हों, और ज़ाहिर और खुश हों, और उनके खुश होने के तरीके से मोहब्बत फैलाने के अलावा भी ज़ाहिर फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आज अगर मैं कुछ हूँ तो अपने वालिदैन के बाद अपने मुल्क की वजह से हूँ, अपने दोस्तों की वजह से भी हूँ, मेरे वैल्यू जो साथ मेरे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क को भी जो है ना, हम हमेशा समझते हैं हर चीज़ में हम काम करें ना, अगर लोग कहते हैं कि भाई ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो रहा है, लोग कहते हैं ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट तो है, लोगों का फ़ायदा तो है, मेरा क्या फ़ायदा है? तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे तो कभी भी गाड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैं समझता हूँ कि हमारा वक्त ऐसा आ गया है कि हमें पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं हमें इसके लिए काम करना चाहिए। और मैं इससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ अपनी आर्म्ड फोर्सेस से, क्योंकि मैंने देखा कि आर्म फोर्सेस के लोग अभी भी देखें ना, यंग कैप्टन शहीद हो जाते हैं, यानी इतनी उनकी मोहब्बत होती है इस मुल्क के लिए कि वो अपनी ज़िंदगियाँ दे देते हैं। तो हम लोग कम से कम कम्युनिटी को ज़िंदगियाँ दें बगैर हम मदद तो कर सकते हैं। और देखें, जब इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को कर रहे हैं, जब इन्वायरमेंट बेहतर होना शुरू होता है, अगर जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लोग जो लोग फोर्स टू चोरी करने में आ जाते हैं या दूसरी चीज़ों में वो नहीं आएंगे, तो कल वो अफर सबके ऊपर आता है, ऐसा कोई आइसोलेशन में नहीं रहता। सो यू नो, तो हमें और हमारे मजहब ने भी सिखाया कि हुकूकुल इबाद कितना ज़रूरी है। तो ख़त्म करते हुए ये बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं दे सकती, जो मेंटल पीस है ना वो इंटरनली आता है, वो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो ज़रूर चाहिए होती है। और वो मेरे ख्याल से जो तरीके हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उस पर अगर चलें और कोशिश करें कम से कम, तो सब चीज़ें बेहतर वाकई सुकून हमें एक पीस होने पे, एक पॉजिटिव होने पे मिलेगा। पर डॉक्टर फौजिया, तहां तो ॿुधायो तहां जेको माशाल्लाह इन टीम सां वक़्तु पिया कयो, तहां इन सॼी महिनत कई, डॉक्टर ज़बरदस्त शख्सियत, बेहतरीन अंदाज़ आहे जेको पंहिंजे मुल्क लाइ, पंहिंजे वतन लाइ एॾी कोशिशि कनि पिया। तहां इन्हनि मां केतिरो सिखियो आहे, तहां इन टीम में केतिरा? डॉक्टर ईसा लैब जॉइन कयो, वो सर वारनि मां इंस्पायर थी इन्हनि खे ॾिसी करे मां जॉइन कयो। असांजो हीउ सभु जॉइन करण जो मक़सदु इहो आहे त असां पंहिंजे मुल्क जी आवाम खे वधि खां वधि सर्व कयूं। अच्छा, अॼुकल्ह जी जेका मैंटेलिटी आहे माण्हुनि जी, असांजे यंगस्टर्स जी, असांजे डॉक्टर्स जी,
त हू पाकिस्तान खां ॿाहिरि वञी कमु कमु करणु चाहिनि। पाकिस्तान लाइ कमु नथा करणु चाहिनि, जेका ॾाढे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। ऐं सर जी ॻाल्हि खां मां इतफ़ाक़ कंदसि त असांखे पंहिंजे अंदरि हुबुल वतनी जॻहियुनि जो जेको आहे सो ज़रूरत आहे, जेका इलाही घटि आहे। ऐं असांखे को बि कमु स्टार्ट करण खां पहिरीं इहो सोचणु घुरिजे त हीउ जेको कमु मां स्टार्ट करियां थो या करियां थी त इहो सही आहे ऐं उहो असांजे भर वारनि माण्हुनि जे लाइ केतिरो बेनिफिशियल आहे। सही इन मां सभु बेनिफिशियल आहिनि या न आहिनि, बेनिफिट वठनि था या न, ऐं उहो असांजे लाइ केतिरो पीस प्रोमोट करे थो। त इन्हनि शयुनि खे अगरि ध्यानु में रखंदे असीं को बि कमु स्टार्ट कयूं, को बि बिज़नेस स्टार्ट कयूं, के बि दोस्तियूं रखूं, त असां कॾहिं बि नुक़सान में न वेंदासीं। इनमें न सिर्फ़ु असांजी भलाई आहे बल्कि असांजे मुल्क जी बि भलाई आहे। सही बिल्कुल। अच्छा सर फरहान ईसा साहब की नज़र में सक्सेस की क्या है, इसमें किस हवाले से जो है सक्सेस को देख क्या कहना चाहेंगे, सक्सेस की किस तरह है, आप अपने लाइफ में आजमा चुके हैं, हमारे व्यूवर्स को भी तो पता होना चाहिए, हमारे यूथ को भी तो पता होना चाहिए। बस मैं 2-3 चीज़ों की सजेशन दूंगा। देखिए सक्सेस इज मैं समझता हूँ कि वो एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस का नाम है। सक्सेस के हर एक के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको खुद कहा कि जब मैं यंगर था तो मेरा ये था कि भाई मेरे पास ये चीज़ आ जाए या मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता हूँ, फाइनेंशियल सारे मेरे टारगेट्स थे। बट वंस यू मैच्योर यू रियलाइज के खुश होना, सेटिस्फाइड होना, असल ये सक्सेस है। वो सिर्फ पैसों से नहीं आ सकती। बिल्कुल ये मैं मतलब आपको ये सब चीज़ें आजमा के, और मेरी आधी उम्र गुजर गई है, मतलब अपने एक्सपीरियंस मतलब ये केस एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि वो आती है अगर आपके पास, आप खुश हैं, आपके साथ सिंसियर दोस्त हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, वो नंबर 1 है। इसके लिए मैं 2-3 चीज़ों की एडवाइस ज़रूर दूंगा। जी। एक तो चीज़ ये है कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें। सही, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग रहने चाहिए। आप उन्हीं से, यंगर लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों से जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत किस्म की एडवाइस देते हैं या डिस्करेज करते हो कि आप प्लीज़ ये काम मत करिएगा, लोग क्या कहेंगे, आप जॉब पे मत जाइएगा एज अ गर्ल, लोग क्या कहेंगे, ये इस तरह की जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं, या ऐसे लोग जो कि कहें पाकिस्तान में क्या रखा है, हमें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, वहीं सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरिट नहीं, फला फला, नेगेटिव लोगों की कंपनी क्या करती है कि वो आपको भी नेगेटिव करना शुरू कर देती है। मैं सबको एडवाइस दूंगा कि ऐसी लोगों से या तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, अगर वो नहीं हो तो उनसे दोस्ती ना रखें। दूसरी चीज़ मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा यंगर पॉपुलेशन की, आपने बात की कि आप जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनसे ताल्लुक ज़रूर जोड़ें, देखें वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। उनसे सिर्फ मिलने से आपको अंदाज़ा होता है कि बातों से ही पता चलता है, सीखते हैं आप उनके साथ। मेंटोर्स बनाएं। यूजुअली लोग कहते हैं कि हमारे मेंटोर, उनसे पूछें कि कौन है, कहते हैं हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं। देखिए वो आपके वेल विशर्स ज़रूर होंगे। मेंटोर है, जैसे आप अगर एंकर हैं, आपने टॉप पोजीशन पे जाना है तो आपको गुलाम नबी मुराई साहब जैसे आदमी के साथ ताल्लुक एक होना चाहिए जो आपको सिखाएं, जो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, गाना भी गाते हैं, इंजीनियर भी हैं, और मतलब कितनी तारीफ करी जाए। उसी तरह से अगर किसी ने सिंगर बनना है तो उसको फिर अपने पेरेंट्स कैसे सिखाएंगे अगर उनको खुद गाना नहीं आता, तो उसको अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो जो लीडिंग डॉक्टर है, अगर किसी ने बैंकर बनना है तो जो लीडिंग बैंकर है। तो इसमें मेरी एक थ्योरी है, तो अब आपने उससे ताल्लुक तो रखना है, बट वो क्यों आपसे ताल्लुक रखेगा, तो वो होता है सोशल कैपिटल की मेरी एक थ्योरी है। सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप बैंक में पैसे डालते हैं ना, उतने, जैसे आपने अगर 20,000 रुपये जमा कराए तो आप 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। उसी तरह अपने उस मेंटोर के साथ एक सोशली रिलेशनशिप रखना है, जिसमें उसके एक अकाउंट खोलना है आपने, पैसों का नहीं, ताल्लुक का। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं अमेरिका PhD ट्रेनिंग पे गया तो मेरे प्रोफेसर थे एडवर्ड नीडल। वो सुबह 6 बजे ऑफिस आते थे। मैं यकीन माने मेडिकल डॉक्टर था, MBBS, और PhD ट्रेनिंग के लिए गया था, थैंक्स टू द US गवर्नमेंट जिसने मुझे स्कॉलरशिप दी कि मैं वहाँ जा सका। तो मैं 6 बजे ना उनका इंतज़ार करता था। जब वो सुबह 6 बजे आते थे, वहाँ अमेरिका में ये नहीं होता, मैं उनसे बैग ले लेता था, और आप इसको मक्खन कह दें, जो भी कह लें। उसके बाद मैं जाके ऑफिस में उनके लिए कॉफ़ी बनाता था और उनकी हर बात को सुनता था, उनको रिस्पेक्ट देता था। और उसकी अच्छा, मेरे ना उधर जितने दूसरे कंट्रीज के दोस्त थे, एशियन कंट्रीज के, वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने कोई नहीं बात सुनी उनकी। लेकिन आपको बात बताऊं कि उसके मोहब्बत का एक रिश्ता हुआ। उनको मैंने जो बात मुझसे कहते थे, फिर बाद में ना ऐसा होने लगा कि मुझसे कहते थे, फलानी आप 6 बजे यू वोंट गो, आपने काम खत्म करना है, यानी इस तरह से वो मुझे कहने लगे। और मेरा काम
बाकी लोगों का 4 साल में भी काम खत्म नहीं हुआ, मेरा 2 साल में हो गया और अभी तक मेरा ताल्लुक है। तो कहने का मतलब है कि रिस्पेक्ट देने के तरीके होते हैं, यू नो, आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनका ख्याल रखें, उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं जाके उसको फैसिलिटेट करता था। लोग समझते हैं मक्खन लगाना, नेगेटिव नेगेटिव, भाई आपको ताल्लुक रखना है, एक रिलेशनशिप है, वो आपसे सीनियर पोजीशन में है, खिदमत करना बड़ों की तो वैसे भी बहुत अफजल है। तो कहने का मतलब है ये सोशल कैपिटल। तो 2 बातें हो गई, एक तो पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहना, मेंटोर सेलेक्ट करना और मेंटोर के साथ अपना एक सोशल कैपिटल रखना। तीसरी चीज है कि अनएथिकल चीज नहीं करना। जबरदस्त। शॉर्ट टर्म अगर आप, मैंने ये, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, सारे 50 इयर्स का मैं हो गया हूँ अब, उसमें जिसमें वो आधी शॉर्टकट्स में लगे रहे और वो शॉर्टकट से आपको शॉर्ट टर्म ही फायदा होता है, मतलब ताल्लुक यही है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। और इन द एंड फिर आपकी रेपुटेशन जो बिल्डअप होती है, कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है, तो वो चीज़ आपको आगे लेके जाता है। तो ऐसा काम करें, इंतज़ार करें। जैसे कहते हैं ना, अगर हमें उबला हुआ अंडा खाना है तो हम अगर उसको 10 सेकंड में निकाल लेंगे पानी से या जहाँ से, तो वो दर्द नहीं बनेगा, वो कच्चा रह जाएगा। तो हर चीज को एक टाइम चाहिए होता है, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन, प्रॉपर टाइम। तो ये कुछ मेरी थोड़ी सी सजेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा फरहान ईसा साहब सर, आज आपको मेहरान टेलीविजन पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, हेड्स हैं, और बहुत ही केयरिंग हैं, स्वीट हैं और मोहब्बत से जो सिंध का रवायती तरीका होता है उस तरह से मिलते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि कभी कभार जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं और सिंध के जो लोग हैं उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और वो इसलिए होती हैं कि वो समझ नहीं पाते मोहब्बत। मैं तो देखें, मैं आपको बताऊं कि मैं तो जब से इंटीरियर सिंध आना शुरू हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा सिंध के जो लोग हैं, मोहब्बतें जो हैं, पहले तो खैर जो सिंध में रहता है, चाहे वो कराची भी सिंध का ही हिस्सा है, लेकिन मोहब्बतें, तो वो जो मुझे मोहब्बतें मिलती हैं। अभी भी आज आपने मुझे टोपी दी, अजरक पहनाई आपके सब टीम ने, और मोहब्बत से बिठाया, मुझे इज्जत दी। देखिए ना, यही तो चीज़ें, यही तो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है। मैं समझता हूँ यही सक्सेस है। मेहरान में आके मैं सक्सेसफुल हो